हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे ईएम वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। एक आसान सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। हम सभी बोर्ड के लिए यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, मतलब सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे यहाँ पे और वन शॉट के अंदर ख़त्म करेंगे। बहुत बढ़िया वाली आप लोगों की एक बेस्ट वाली रिवीजन हो जाएगी। और चलिए फिर बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। हाँ, आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, सबके वन शॉट मैंने अपलोड कर दिए हैं, सबके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बेटा जी। अगर आप लोगों को कोई भी वन शॉट चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, तो आप लोग क्या करिए, सीधा सा उस चैप्टर का नाम लिखिए और पीछे मेरा नाम लिख दीजिए। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखिए और पीछे सुनील जांगड़ा सर लिख दीजिए, तो मेरी वीडियो, मेरे वन शॉट आ जाएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सारे नोट्स की जो पीडीएफ है वो ईजिली अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को नोट्स देता हूँ और बहुत बढ़िया वाले नोट्स होते हैं बेटा जी ये, ठीक है। मैंने बोला है कि आप लोगों के लिए 70 में से 70 लाने के लिए पूरी मेहनत करी जा रही है और 70 में से 70 आएंगे भी, लेकिन पढ़ना होगा मेरे साथ, मेहनत करनी होगी मेरे साथ, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यार, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक आसान सा चैप्टर है, मैंने बोला ना 3 नंबर का चैप्टर है और थ्योरी बेस्ड है। तो बेटा तुम्हें पता ही है कि थ्योरी तो मैं पहले से ही लिख देता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए कि हाँ यार, लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना हम बार बार क्या बोलते रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बोलेंगे ई एम वेव। ये चीज़ याद रखना, जब भी मैं ई एम बोलूँगा तो उसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलो यार, तो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, चेंज होते हैं साइनोसॉइडली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से तुम्हें बताता हूँ। ईएम वेव क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जब ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं ये चेंज भी हो रहे हैं। किस तरीके से चेंज हो रहे हैं? साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली मतलब समझ रहे हो कि ये मान लो ये आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस तरीके से साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। कभी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है। और ये आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है बेटा। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला क्या है। ये तो बोल दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। लास्ट में देखो इन्होंने क्या बोला है, वो चीज़ समझने की है। लास्ट में इन्होंने बोला कि राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसे चल रहा है भाई कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कौन है? ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला ये जो पोर्शन है इसके क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। अगर इसके बात करें तो इसके भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो मतलब देखा जाए तो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी चीज़ क्या तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ईएम वेव क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज होते हैं साइनोसॉइडली, ठीक है, और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होती है उसके भी ये राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे ना चीज़ें समझने की कौन कौन सी है। देखो, ये हमारे पास है जेड एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ना जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसका नाम क्या है? जेड है। और इसको बोलते हैं प्रोपागेशन डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन डायरेक्शन बोलते हैं बेटा जी, ठीक है। ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ना हम इक्वेशन लिखेंगे अभी आगे जाके, तो उन इक्वेशन में ना काफ़ी चीज़ तुम्हें समझ में आएंगी, बट जब समझ में आएंगी जब ये डायग्राम दिमाग में होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम जेड बनाओगे, तुम यहाँ पे वाई भी लिख सकते हो, यहाँ पे जेड हो सकता है, यहाँ पे जेड हो सकता है, ठीक है। तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया जिसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्या किया भाई? वेव लेंथ। देखो, एक वेव स्टार्ट हुई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये एक पूरा साइकिल इज़ व्हाट? वेव लेंथ। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जैसे कि यहाँ से ऐसे बोल दिया मैंने,
तो ये यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और ये आगे जाके जहाँ पे यहाँ तक, तो पूरा एक वेवलेंथ बोला जाता है। आप इस तरीके से बोल सकते हो, या तो पूरा एक बोल दो भाई साहब, ठीक है, या तो पूरा एक बोल दो, या यहाँ से यहाँ तक बोल दो, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, तो वो होगा आप लोगों के पास एक वेवलेंथ। एक तरीके से ये बोल दो कि वेवलेंथ ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, आप इस तरीके से बोल सकते हो। आई होप कि ईएम वेव जो वो अच्छे से सभी को समझ में आ गई होगी, जो ईएम वेव है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो यार, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? देखो, सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, या बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है, तो वहाँ पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, बढ़िया सा सिंपल सा। वो होता है कि आप लोगों के पास मान लो एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज बढ़ता जाता है, इधर नेगेटिव बनता जाता है। तो इसका मतलब है जो फील्ड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। फील्ड बन रहा है तो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो भी तो बन रही हैं, तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। उस केस में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। उस केस में कौन सा आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो ये बोला जाएगा इट इज़ ए करंट विच प्रोड्यूस इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका एक फॉर्मूला है जिसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। फॉर्मूला इज़ व्हाट? आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और चेंज हो रहा है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो डी फाई बाय डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना, चेंज विद टाइम, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को ना हम डेरिवेशन की फॉर्म में समझेंगे। पहले हमने क्या समझा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कब होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है विद टाइम, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। फॉर्मूला होता है ये। अब होता कैसे है, मतलब डेरिवेशन आया कैसे ये फॉर्मूला, वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले हमने कैपेसिटर लिया, यहाँ से करंट आ रहा है। करंट कहाँ से आ रहा है? कोई बैटरी लगाई होगी, पीछे से हम सप्लाई दे रहे होंगे तो ही तो करंट आ रहा है, ठीक है। तो घबराया मत करो कि सर ने क्या लिख दिया ये। अब यहाँ पे जो करंट है ना, ये वाला करंट, इसको हमने आई नाम दिया हुआ है। ये जो आई है ये हमारा कौन सा करंट होता है बेटा? कंडक्शन करंट होता है। जो वायर में ये आ रहा है, एक्चुअल करंट जो आ रहा है पीछे से, ये है कंडक्शन करंट, ठीक है। अब कई जगह इसको आई से शो किया होगा, कई जगह इसको आई सी से शो किया होगा, मतलब इस तरीके से भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पेन को और बारीक कर लेते हैं। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, करंट मिला, तो ये इसको क्या करना शुरू करेगा? चार्जिंग करनी शुरू करेगा। चार्जिंग करेगा तो इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है? चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब ये एक प्लस आया तो इधर नेगेटिव, इधर प्लस आया तो इधर नेगेटिव, इधर प्लस आया तो इधर नेगेटिव। तो इसका मतलब जो फील्ड है वो क्या हो रहा है? वो बन रहा है भाई। यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? फील्ड बन रहा है ना इनकी प्लेट के बीच में। ये चार्ज की कैपेसिटी की दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो फील्ड लिखना है, और ये हमने चैप्टर फर्स्ट में समझ लिया था कि यार जो फील्ड होता है उसको कैसे लिखा जाता है। देखो, ई जो है वो क्या है? ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा कैपिटल ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब व्हाट इज सिग्मा? जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मतलब जो हर एक चैप्टर कॉन्टिन्यूटी में करते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि सिग्मा क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते कैसे हैं? क्यू बाय ए से लिखते हैं, मतलब ऊपर टोटल चार्ज होता है, नीचे ए होता है। हमने यहाँ पे मान लिया कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है क्यू, और इन कैपेसिटर की जो प्लेट का एरिया है वो है कैपिटल ए। तो आप सिग्मा लिख सकते हो क्यू बाय ए करके। तो हमने लिख दिया सिग्मा इज़ कितना? क्यू बाय ए, नीचे एप्सिलॉन नॉट पहले से पड़ा है, ठीक है। अब ये जो ए है वो नीचे चला गया, तो आपके पास ई की वैल्यू आ गई कितनी? आपके पास ई की वैल्यू आ गई है दिस। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आपके पास आ जाता है भाई साहब क्यू। क्यों हमने क्यू निकाला? क्योंकि यार जब भी करंट होता है ना, जब भी करंट होता है, वो करंट कब बनता है? जब चार्ज फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है। अब कैपेसिटर में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब चार्जिंग हो रही है तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है तो फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझ रहे हो, इसके लिए चार्ज चाहिए। तो क्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया कितना? एप्सिलॉन नॉट ई ए। अब आई को कैसे लिखें? आई को तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, मतलब अगर यहाँ पे लिखूँगा तो
आई को मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। यस, बट उससे पहले एक और चीज़ तुमने पढ़ा होगा, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, उसको क्या बोल देते थे, फ्लक्स बोलते थे। मतलब या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद कर लो सीधा सा, वो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वो क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। कौन सा फ्लक्स बनेगा भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अब अगर आई चाहिए तो आई को कैसे लिखेंगे, डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट फाइव। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और ये डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो हो गया, पता लग गया ना। तो ये होता है हमारे पास कौन सा करंट भाई, कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन नहीं डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में डेरिवेशन कैसे होता है। और ये कब होता है, जब चार्ज बदल रहा होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, वहाँ पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, याद कर लेना है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। 3 नंबर का चैप्टर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी ना हम एक चीज़ करके आए हैं, क्या करके आए हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आपको ACL याद होगा, ACL में क्या था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड था ना, ऐसे था ना बेटा, कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज था। मान लो मैं यहाँ पे एक सर्किट लेता हूँ जिसमें क्या है, करंट पीछे से एक आ रहा है, कौन सा, IC मतलब कंडक्शन करंट। यहाँ पे एक कैपेसिटर लेता हूँ और ये सर्किट मैंने दिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मान लो मैं एक लूप लगाता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक लूप लगाऊँ तो यहाँ पे आप ACL लिख सकते हो। आप बोलोगे मैं लिख सकता हूँ ACL, यस। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि बी डॉट डी एल जो हो गया, बी डॉट डी एल जो हो गया वो म्यू नॉट IC हो गया। लेकिन यहाँ पे जो IC होता है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि यार ये तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर ये कंडक्शन करंट थोड़ा होगा, वो तो ज़ीरो होगा। यहाँ पे करंट कौन सा होगा, यहाँ पे करंट होगा भाई चार्ज के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से जो करंट बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट बनेगा वो होगा ID करंट। कौन सा करंट होगा, ID करंट होगा। तो इसलिए जो ACL की इक्वेशन हुई ना, उसमें कुछ कमी आ गई है। कमी किस केस में आ गई, कैपेसिटर के केस में आ गई भाई। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, एम्पियर सर्किटल लॉ को। मतलब कंडक्शन करंट है, साथ में कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इसलिए वो भी ऐड होगा। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, कंडक्शन करंट के साथ ऐड हुआ कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं आप, ये क्या होता है बेटा जी, ये होता है मॉडिफाई इक्वेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाई इक्वेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट IC मल्टीप्लाई कर दिया प्लस म्यू नॉट ID की वैल्यू कितनी हुई है, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी हो गई है। तो ये मॉडिफाई फॉर्म है भाई, क्या है ये, मॉडिफाई फॉर्म है किसकी, ACL की, मॉडिफाई फॉर्म ऑफ ACL। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाती है बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस, इनको याद कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आसान भी है। जैसे कि E डॉट डी एस हम लिखते थे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गोस थ्योरम में पढ़ी होगी है ना। तो वो कौन सा है आपके पास, गोज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा, अगर हम एरिया भी देख रहे होंगे तो उसमें क्या होगा ना, जितनी ये ना मैंने तुम्हें वहाँ पे भी समझाया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, जिसमें हमने गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म किया था। उसमें क्या था कि जितनी फील्ड लाइन्स एंटर कर रही थी उतनी एग्जिट हो रही थी, जितनी एंटर कर रही थी उतनी एग्जिट हो रही थी। तो ये साइड हो गई भाई कितनी, ज़ीरो। फैराडेज लॉ के लिए इक्वेशन आएगी आपकी E डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब E इज इक्वल टू पढ़ा था हमने माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये E डॉट डी एल क्या है, वो E था EMF, मतलब वोल्टेज एक तरीके से। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कौन सी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ पे हमने E डॉट डी एल या E डॉट डी आर को पढ़ा था कि वो किसके बराबर होता है, वो V के बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आ गई है।
हमें कुछ नहीं करना बेटा, ये कुछ भी नहीं करना। ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है ना, इनकी डेरिवेशन या कुछ ऐसा नहीं है, अपनी रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इनको याद करना है। एक ये इक्वेशन, दूसरी, तीसरी और चौथी। अभी चौथी तो हमने डेरिवेशन भी अभी कर लिया, और ये तीन, बाकी जो तीन है वो हमने पिछले जो चैप्टर करे उनके अंदर पढ़ लिया। ठीक है, चलो यार अब बढ़ते हैं आगे। एक बार सिर्फ नज़र मार लेना इनके ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यार कैसे बनती हैं ये, सिंपल सी एक बात बताते हैं। क्या होता है कि देखो, आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। अगर वो रेस्ट पे होता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ध्यान से सुनना, सोर्स की बात कर रहे हैं कि ईएम वेव बनती कैसे हैं। इसके लिए वैसे तो हर्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ध्यान से सुनो कि यार बनती कैसे है। मतलब बेसिक सी चीज़ हमें पढ़नी है, क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है तो बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बट नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। व्हेन ए चार्ज मूव, जब एक चार्ज मूव करता है, इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज मूव करता है तो वो दोनों चीज़ें बनाता है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बढ़िया वाला, कि जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक फंडा है, अगर चार्ज मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इसका मतलब तो वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा। द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज विद टाइम, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के अकॉर्डिंग। इट कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं होना चाहिए, वो एक्सेलरेट होना चाहिए। ठीक है, वो एक्सेलरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सवेल फाउंड दैट द एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है या जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो बनाता है, वो रेडिएट करता है किसको, वो रेडिएट करता है ईएम वेव्स को। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें? ओके। दीज चार्ज प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अब जो ये चार्ज है वो क्या बना रहा है, जो चार्ज है जो एक्सेलरेट हो रहा है या जिसको बोल रहे हैं कि ऑसिलेट हो रहा है, वो क्या बना रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कहाँ पे, स्पेस के अंदर। जो क्या बनाएगा, विच प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोबारा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इन टर्न इज ए सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। चार्ज है वो ऑसिलेट हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर एज ए कॉन्टिन्यूस वेव विच प्रोपागेट थ्रू द स्पेस। क्लियर है, तो ये चलता रहता है और ये प्रोपागेट होते रहते हैं स्पेस के अंदर। अब इनकी मैंने इक्वेशन तुम्हें बोली थी कि यार इनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, जो ईएम वेव है बन रही है जो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले उसकी बात देख लेते हैं, मतलब पहले उसको देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज तुमने लिया ना, जो सोर्स चार्ज है जो बना रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, वही फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, वेव की भी वही फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी किससे गिवन होती है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी से होती है। सी कैपेसिटेंस, एल इंडक्टेंस, इस तरीके से। ठीक है, 2 और पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब बात हुई इक्वेशन की, मैंने ये डायग्राम जो है यहाँ पे रख दिया, जो पहले डायग्राम हमने पढ़ा था। इसमें क्या है कि इधर इस प्लेन में हमारा मतलब जो ऐसे प्लेन है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे जो वर्टिकल प्लेन है आपका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है जो कि प्रोपागेशन डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन में जा रहा है। अब इक्वेशन ना देखना ध्यान से कि कैसे लिखी हुई है, ध्यान से देखना। द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव ईएम वेव कैन बी रिटन एज, देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो इसलिए इसको यहाँ पे ई एक्स लिखा। ई नॉट मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम कितना जा रहा है भाई, एक्स एक्सिस में ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है, तो ये यहाँ तक जा रहा है ना मैक्सिमम, तो कहाँ तक जा रहा है भाई, यहाँ तक जा रहा है, तो ये हुआ ई नॉट। साइनसॉइडली चेंज हो रही है तो साइन। ठीक है, आगे लिखेंगे के जेड, यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज़ ध्यान से सोचने की बेटा। यहाँ पे वो चीज़ आएगी जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ आएगी। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार ये जेड में ही जाएगा, कोई बच्चा क्या पता यहाँ पे एक्स बना दे, यहाँ पे वाई बना दे, यहाँ पे जेड बना दे, वो इस तरीके से भी तो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको के के साथ जेड रखना। अब के क्या है उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे आगे हम माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कहाँ पे अभी एक्स के लोग, अगर बी देखे तो वो वाई के लोगे, तो इसको लिखेंगे बी वाई बी नॉट साइन
के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये वैसे क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है, तो ये सेम ही रहने वाला है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब जो जेड है वो कौन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और जो दोनों आपकी इक्वेशंस है ई एक्स एंड बी वाई, वो क्या कर रहे हैं, बोथ वेरी साइनोसोडली विद जेड एट गिवन टाइम। साइनोसोडली वो वेरी कर रही है किसी भी एक गिवन टाइम पे। अब यहाँ पे ना हमने एक वर्ड यूज़ किया, मतलब एक चीज़ पढ़ी, लेटर बोला, वो था के। व्हाट इज़ के? के क्या होता है बेटा जी, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो ये के है क्या, ये बोला जाता है बेटा जी वेव वेक्टर। क्या बोला जाता है, ये वेव वेक्टर बोला जाता है। इट इज़ द वेव वेक्टर। क्या होता है ये, वेव वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, ये वेव वेक्टर बोला जाता है। अगर हम बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा इज़ व्हाट, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज़ व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो ओमेगा होता है उसका रिलेशन होता है के के साथ, कैसा, यहाँ पे सी आ जाता है। सी इज़ द स्पीड ऑफ प्रोपागेशन। स्पीड ऑफ प्रोपागेशन, या बोलो कि वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक लाइट है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट की तरह बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो सी कितना हो गया यहाँ पे, ओमेगा बाय के हो गया। क्लियर है। हमें कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी है इस चैप्टर के अंदर, कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी है बेटा। सिंपल है कि जो आपका ऑसिलेटिंग चार्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वही ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। जो इक्वेशन है वो इस तरीके से गिवन होंगी। जो चीज़ समझने की वो मैंने तुम्हें समझाई है कि यहाँ पे जो आएगा वो प्रोपागेशन वाला आएगा बेटा। यहाँ पे जो आएगा वो प्रोपागेशन वाला आएगा। के क्या होता है, वो वेव वेक्टर होता है। क्या होता है, वेव वेक्टर होता है। लिखा कैसे जाता है, 2 पाई बाय लैम्डा से। और सी के साथ अगर रिलेशन देखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि सी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, या फिर बोलो ओमेगा इज इक्वल टू सी के। ओके, चलिए अब आ जाते हैं बेटा जी प्रॉपर्टी। बिल्कुल आसान है, सिंपल है कि जो ईएम वेव कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। ट्रांसवर्स मतलब आरडी बोल सकते हो आप। यहाँ पे देखा आपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं उन पे परपेंडिकुलर है, मतलब, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरीके से क्या है, आरडी है। आरडी मतलब ट्रांसवर्स बोला जाता है। तो जो ईएम वेव है वो होती है नेचर में कैसी, ट्रांसवर्स। दीज वेव प्रोपागेट थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। ये किस तरीके से प्रोपागेट करती हैं, विद स्पीड ऑफ लाइट के साथ प्रोपागेट करती हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ (8 मीटर/सेकंड) होती है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 1/√ε0, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। एक आप लोगों के पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक है एब्सोल्यूट परमेएबिलिटी। क्लियर है। चलो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख सकती हैं। स्पीड ऑफ ईएम वेव किसी मीडियम में अगर देखी जाए तो कैसे लिखी जाएंगी, नॉट की जगह सिंपल आ जाएगा। नॉट की जगह क्या आ जाएगा भाई, सिंपल आ जाएगा। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं नॉट लिखूँ तो नॉट कैसे लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट म्यू आर। यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूँ तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्पेस के लिए, यहाँ पे मीडियम के लिए। तो ये चीज़ें याद करने की है, रटने की हैं सिर्फ इस चैप्टर के अंदर, कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा तुम्हें। चलिए, तो ये चीज़ें भी बता दी हैं क्या होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना कि ना हमारे पास ना एक न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर में ना। इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल ज़रूर दिख जाएगा तुम्हें, 1 नंबर का या आधे नंबर का एक न्यूमेरिकल दिख जाएगा इसके ऊपर। देखो होता क्या है कि ई नॉट और जो बी नॉट है उनका रेशो, ई नॉट बी नॉट क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की एक मैक्सिमम वैल्यू। ई नॉट एंड बी नॉट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। उनका जो रेशो होता है वो भी किसकी वैल्यू देता है भाई, सी की वैल्यू देता है। एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ (8 मीटर/सेकंड). तो ये एक रिलेशन है जो तुम्हें याद होना चाहिए कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो रेशो है वो सी की वैल्यू को बता रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी में वेक्टर जिसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्क्राइब बाय द वेक्टर। देखो पॉइंटिंग वेक्टर हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बता रहा है। और वो एनर्जी कहाँ पे फ्लो हो रही है भाई, ईएम वेव के अंदर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन ईएम वेव जिस वेक्टर से बताई जाती है उसको बोला जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्साइलन नॉट सॉरी म्यू नॉट एंड यहाँ पे आएगा ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी आएगा बेटा। क्लियर है? आप ऐसे बोल सकते हैं कि एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट इज़ व्हाट? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? वोट पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। क्लियर हुई चीज़ें? बहुत आसान है यार, सिंपल है। आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इसका मतलब याद करनी है। ट्रांसवर्स होती हैं, स्पेस में किस तरीके से ये ट्रैवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ किस फॉर्मूले से गिवन होती है इससे। मीडियम में देखा जाए तो इससे। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताएं ईएम वेव के अंदर, वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है। ये नहीं है कि एक के पास एनर्जी ज़्यादा है या एक के पास कम है, नहीं, इक्वली डिवाइडेड होती है। एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें वैक्यूम में, तो कैसे गिवन होगी भाई? वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, मतलब या फिर ये बोल सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, किसकी बात करूँ? मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, तो वो किस तरीके से गिवन होती है? होगी ये भी हाफ, बट पहले वाले में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट साथ में मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे जो परमेबिलिटी है वो नीचे आ जाएगी, तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान से देखना, आपके पास ईएम वेव है, क्या है? ईएम वेव है। अब उस ईएम वेव में एक वेक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और एक मैग्नेटिक वेक्टर है। कौन सा है? एक है आप लोगों के पास मैग्नेटिक वेक्टर है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है ना, वो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्टिकल इफेक्ट समझते हो ना, कि लाइट को एक तरह से लाइट का ट्रांसपोर्ट, जो मतलब यार ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके, और ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? लाइट के साथ डील करते हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो मतलब वो काम किसका है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक वेक्टर का है। इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। क्या आता है? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव आता है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव? क्या होती है भाई इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी होती है कि नंबर, मान लो अगर हम यहाँ पे कोई एक एरिया बना लें, किस एरिया में कोई चीज़ क्रॉस कर रही है, मान लो क्रॉस कर रही है, और ये जो क्रॉस कर रही है इसको मैंने नाम दे दिया किसका? एनर्जी। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, या सॉरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और कैसे पास करे? परपेंडिकुलर पास करे। कैसे पास करे? परपेंडिकुलर पास करे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कहलाता है हमारे पास इंटेंसिटी। भाई सिंपल सी बात है कि मान लो आप लोगों के पास ये एक एरिया है, पहले सब समझते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, हमने यहाँ पे एक एरिया बना लिया, ईएम वेव यहाँ से जा रही हैं, तो इसका मतलब एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, उस छोटे से पर यूनिट एरिया में से, पर यूनिट टाइम में से जितनी एनर्जी जा रही है वो होती है इंटेंसिटी। क्लियर है? उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा भाई? एनर्जी, तो पर यूनिट क्या है? एरिया, तो पर यूनिट क्या है? टाइम, तो नीचे आ गया टाइम। और जो E/T है वो कौन बन गया अभी? पावर बन गया। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आई जो है वो पावर बाय एरिया भी है, पावर बाय एरिया भी है। ठीक है, आप आई को पावर बाय एरिया भी लिख सकते हैं। P इज़ व्हाट? P इज़ द पावर, पावर नीचे क्या है? एरिया है, नीचे क्या है? एरिया है। इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है जिसको आप यहाँ से याद रख सकते हो, विच इज़ एप्सिलॉन नॉट C और E का स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2 आप लोगों के पास। क्लियर है? आगे बढ़ते, नेक्स्ट बढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ ईएम वेव।
देखो जो लीनियर मोमेंटम होती है एम वेव की वो किससे गिवन होती है, पी इज इक्वल टू यू बाय सी से गिवन होती है बेटा। किससे होती है, यू बाय सी से। अब यू क्या है, ये है एनर्जी ऑफ ई एम वेव। क्या है ये, एनर्जी ऑफ ई एम वेव्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ ई एम वेव। एंड सी तुम्हें पता ही है भाई, सी तो बड़ा सिंपल है, सी इज़ वर्ड स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है ये, स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्लियर है, लाइट कौन है मतलब यहाँ पे, ईएम वेव की हम बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ वेव बोल दो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम जब तुमसे पूछी जाएगी तो तुम्हें सिंपली बोलना है कि P इज इक्वल टू यू बाय सी एंड यू इज़ व्हाट, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, या फिर बोल दो नीचे क्या है C, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ वेव। अब यहाँ पे ना दो केस है, दो केस कौन कौन से हैं, एक है ए वेव इंसिडेंट ऑन ए कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब मतलब जो एब्जॉर्ब कर ले, तो उस टाइम पे जो मोमेंटम होगी वो होगी दिस, P इज इक्वल टू यू बाय सी। लेकिन अगर टोटली रिफ्लेक्टिंग है फिर क्या होगा भाई, देखो एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसलिए 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसलिए आएगा 2u बाय सी होगा, 2u बाय सी होगा। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है भाई, फटाफट से एक बार क्लियर कर दो कि हाँ सर ये बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गया है। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आप लोगों के पास क्या, इफ़ ए वेव इंसिडेंट ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन पी की वैल्यू इज़ कितना, 2u बाय सी। अगर एब्जॉर्बिंग है तो u बाय सी, सिंपल है। चलो यार अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये जो ई एम वेव है ये किसने कंफर्म की थी, ये हर्ट्ज जी ने कंफर्म की थी। यहाँ पे हर्ट्ज आएगा, हर्ट्ज, और कब की थी, 1888 के अंदर, 1888 के अंदर। क्लियर है। अब सर तुम आप ना सिर्फ पढ़ रहे हो इन चीज़ों को, यार अब क्या करें, जब यूज़ हैं वो भी मैं तुम्हें बोल के ही बता सकता हूँ, मतलब पढ़ा सकता हूँ ऐसे। और मैं चाहता था कि ये चैप्टर ना ही पढ़ाऊँ तुम्हें, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है और रटने वाला चैप्टर है, सिंपली याद करने की ये फॉर्मूला ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम और यूजेस इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेक्ट्रम होता है क्या, देखो जो ईएम वेव है ना वो हमारे पास 7 तरीके की है। कितने तरीके की है, 7 तरीके की। गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, ठीक है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके की है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ना एक क्लास में एक क्लास है और वो क्लास क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और उसमें ना सबने साइंस ले रखे, तो वो एक सेट बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। भाई एक ना अरेंजमेंट बनाई है हमने, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारी वेव्स हैं। उन वेव को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सेट किया हुआ है, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, वेवलेंथ के, या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे सेट किया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं ना ये, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये 7 होती हैं, वो 7 यहाँ पे लिखी हुई है। इधर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिखेगी, इधर वेवलेंथ दिखेगी। ये नंबर मैं तुम्हें टाइम पास कराने के लिए नहीं बोलूँगा कि हाँ यार ये 10⁻⁻³ होता है, ये 2:1 होता है, ये ऐसे होता है, नहीं। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे वेवलेंथ होगी, और आप लोगों को ये रेंज याद करनी होगी। एक और चीज़ आप लोगों को याद करनी है जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वो होता है ये वाला पोर्शन। आपको ना वेवलेंथ याद कर लेनी है, जिसमें क्या होगा कि 400 से 450 के बीच में वॉयलेट होता है, 450 से 500 के बीच में ब्लू होता है, 500 से 550 के बीच में ग्रीन होता है, और 550 से 600 के बीच में येलो होता है, और उसके बाद 650 तक क्या होता है, ऑरेंज, और फिर 650 से 700 तक आपका रेड होता है। इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। वो आप लोगों को बोलेगा कि आप लोगों को ना एक वेव दी हुई है जिसकी वेवलेंथ है 450 से किसके बीच में, 500 के बीच में, तो आपको बताओ वो किस रीजन में लाई करती है या कौन सा कलर उसके लिए होगा, तो आप बोलोगे ब्लू होता है। तो ये चीज़ याद करनी ही पड़ेगी, इस पर किसी का कोई बस नहीं है भाई, तुम्हें याद करना ही होगा। ये कैसे करना वो इसके लिए अलग से एक ट्रिक बना देंगे, लेकिन करनी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत सिंपल है कि जो वेव्स हैं उनको एक ऑर्डर में सेट किया होता है। वो ऑर्डर कौन सा होता है, या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है, चलो। तो ये यहाँ पे वेव्स के नाम हैं, यहाँ पे उन वेव की ये रेंज है, वेवलेंथ की रेंज है, यहाँ पे ये प्रोडक्शन है और ये डिडक्शन होता है। तो ये ना सारी चीज़ रटने की है, बट मैं तुम्हें ना 1 बाय 1 सभी वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जो तुम्हारे काम का है, जो तुम्हें यूज़ करना है, जो तुम्हें पढ़ना है।
मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी का जो है ना वो अच्छे से देख लेना, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए अलग से सबको लिख दिया है, तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि गामा रेज़ की अगर हम बात करें तो जो गामा रेज़ की वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 10-14 मीटर से 10-12 मीटर तक। कैसे प्रोड्यूस की जाती है बेटा जी, मतलब प्रोडक्शन कैसे होती है इनकी, बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। जब एटॉमिक न्यूक्लियर का डिसइंटीग्रेशन होता है ना तो ये गामा रेज़ निकलती हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें गामा रेज़ की, तो ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, मतलब किस तरीके से यूज़ में लाई जाती हैं। केमिकल रिएक्शन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स, फ्लोरेसिन आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं ये, एंड चार्जलेस होती हैं। जो गामा रेज़ होती है ना, याद रखना कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। हाईली पेनिट्रेट मतलब जैसे एक गोली होती है ना, एक गोली को हम किसी बॉक्स पे लगा फायर कर दें या किसी ब्लॉक में फायर कर दें या दीवार में फायर कर दें, तो वो कितनी अंदर तक जा रही है, कितना पेनिट्रेट हो रही है। तो ये जो रेज़ है ना ये ज़्यादा अंदर तक जा सकती है, तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना वो ज़्यादा होती है। कहाँ पे यूज़ होते हैं बेटा जी, ये किस काम में लाई जाती है, मतलब एक तरीके से प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज़, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज़। तो ये हुई हमारी पहली एक गामा रेज़, ठीक है। फिर आती है एक्सरे। एक्सरे का तो यूज़ तुम्हें पहले से पता लग जाएगा ना, किसी की हड्डी टूट जाए तो उसमें पता लग जाता है कि हाँ यार सबसे पहले एक्सरे कराओ। तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है बेटा 10⁻⁻12 मीटर टू 10⁻9 मीटर तक। प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑन हैवी टारगेट। एक हैवी टारगेट जो होता है ना उनके ऊपर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फेंके जाते हैं, तो उस टाइम जो एमिशन होता है वो क्या निकालता है, एक्सरेज निकालता है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जो प्रॉपर्टी है इसकी गामा रेज की तरह होती हैं, लेकिन 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 इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है एक तरीके से वो कम होती है, लेस पेनिट्रेट होती हैं ये उसके कंपैरिजन में। मतलब प्रॉपर्टी सेम वही है लेकिन लेस पेनिट्रेट होती हैं। यूजेस की बात करते हैं तो ये हमें बताता है भाई क्या, रिवील स्ट्रक्चर ऑफ इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन शेल एंड क्रिस्टल, हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, एक तो हमें क्या बताता है, हमें स्ट्रक्चर बताता है किसका, ये इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन शेल का, ये क्रिस्टल बोलो, और हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसका, मेडिकल डायग्नोसिस में किसका, जैसे कि अभी मैंने सिंपल बता दिया किसी की हड्डी टूट जाए। अब किसी की हड्डी टूट गया तो अंदर कैसे देखेंगे भाई, तो वो किसकी हेल्प से देखेंगे, एक्सरे की हेल्प से देखेंगे। नेक्स्ट आती है यूवी रेज। यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10-8 से 4 × 10⁻⁻7 मीटर होती है। प्रोडक्शन कहाँ से मिलती है हमें, ये सन से मिलती है भाई। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैसेस से मिलती हैं। प्रॉपर्टी सेम गामा रेज की तरह होती हैं बट लेस पेनिट्रेट होती हैं। और ये इनके साथ एक और ख़ास बात क्या, देखो यहाँ पे ये क्या थी, लेस पेनिट्रेट थी और मोर आयनाइजिंग थी। मोर आयनाइजिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना है वो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सारी प्रॉपर्टी वही है गामा रेज वाली, लेस पेनिट्रेट भी हैं, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। किसको प्रोड्यूस करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम क्या करेंगे, फोटोन को फोल्ड कराएंगे मेटल प्लेट के ऊपर, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती है बेटा कहाँ पे, इनविजिबल राइटिंग। जब किसी पेज पे ना कुछ लिखा नहीं रहता लेकिन उस पर लिखा होता है, इन एक्चुअल में लिखा होता है, लेकिन जब यूवी रेडिएशन डालते हैं ना तब हमें दिखता है वो। फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट में, टू प्रिजर्व फूड स्टफ, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, इन सब काम के लिए यूज़ होता है यूवी रेडिएशन। क्या यूज़ होता है बेटा, यूवी रेडिएशन यूज़ होता है। नेक्स्ट आती है विजिबल लाइट। बहुत आसान होती है, मतलब ये कॉमन है, घरों में मिल जाएगी तुम्हें ये तो। अच्छा, घरों में मिल जाती है क्या, देखो यार इसकी रेंज होती है 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर। कैसे बनती हैं ये, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस एंड इनकंडेंसेंट बॉडीज़, इनकी वजह से बनती है भाई। प्रॉपर्टी अगर हम बात करूँ तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक एक्शन एंड सेंसेशन ऑफ साइट, इन सब में एक तरीके से अपना मेन रोल निभाती हैं ये। ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक ना हम आगे पढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा,
वेवलेंथ याद रखना, प्रोडक्शन याद रखना और यूजेज याद रखना। प्रॉपर्टी बेशक भूल जाना, लेकिन यूजेज याद रखना। देखो जो यूजेज है वो कैसे हैं, मतलब कहाँ पे यूज़ होती हैं, इन ऑल ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर। जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है ना, उन सब के अंदर ये यूज़ होती है। ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन सी होती है, जो ये लाइट के साथ डील करती हैं। ये चश्मा भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, तो ये लाइट के साथ डील कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, ये सब क्या हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस है। और ये किस काम आती है भाई, इट इज़ यूज टू स्टडी द मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल शेल ऑफ द एटम। क्लियर है। मैं तुम्हें कितने भी यूज़ बता लूँ यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझा दूँ, बट तुम्हें करने को दिए बेटा याद। ये चैप्टर है छोटा सा 3 नंबर का, लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा मांगता है, क्योंकि यहाँ पे ना थ्योरी है और वो रटनी है, तुम्हें याद रखनी है। मॉडर्न फिजिक्स में अच्छी थ्योरी आती है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल होती है, एकदम से ध्यान में आ जाती है, ध्यान में मतलब दिमाग में रहती है। लेकिन ये वाली ना याद करनी पड़ेगी कि कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे प्रोडक्शन हुआ, कैसे वेवलेंथ होती है, कौन सा किसका रीजन है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा ये प्रोडक्शन हमने समझ ली ना, कहाँ पे मिलती है ये, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम इन गैसेज, ठीक है, एंड इन कंडेंस्ड बॉडीज़ के अंदर मिलती है ये। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कहाँ से मिलती है, सबसे पहली बात ये मिलती है भाई हॉट बॉडीज़ से। इनकी रेंज देखो, इसकी रेंज कितनी, 7.8 इंटू 10-7 से, तो इसकी यहाँ से शुरू होती है और 10-3 मीटर पे ख़त्म होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पेनिट्रेशन थ्रू फॉग, मतलब तुमने देखा होगा कि जब धुंध होती है ना गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर, हमें दिखता नहीं है, मतलब बैठ के और सामने हमें दिखता नहीं है, तो हम ना एक अलग सी लाइट यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे, येलो येलो सी। कई गाड़ी वाले तो अपनी ना हेडलाइट के ऊपर एक पन्नी सी लगा लेते हैं और उनको फिर दिखना शुरू हो जाता है। वो कौन सी रेडिएशन होगी, एक तरीके से बेटा जी इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ पे यूज़ होता है इसका, ग्रीन हाउस में यूज़ होता है, टू कीप द प्लांट वार्म, इन इंफ्रारेड फोटोग्राफी, फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय रिमोट। रिमोट में होती हैं ये, कोई भी रिमोट उठाना, अपने मोबाइल का कैमरा खोल लेना और बटन दबाना, कैमरे में से देखना उस बटन को, ऐसे यहाँ से बटन दबाते रहना, इधर कैमरे में से देखना, तो लाइट जगेगी। वो कौन सी लाइट होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव। नाम से पता लग रहा है, अच्छा माइक्रोवेव चीज़ें गर्म करने काम आएगा ये। तो भाई इसकी रेंज 10-3 मीटर से 10-1 मीटर होती है। प्रोडक्शन बाय ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर करंट को ऑसिलेट करवाया जाता है और फिर ये बनती हैं माइक्रोवेव्स। प्रॉपर्टी वही हैं, सिंपल है, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। यूजेस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ पे फोकस देते हैं। ये ना रडार कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, सैटेलाइट में यूज़ होती हैं, और माइक्रोवेव ओवंस जो होते हैं, इन एक्चुअल में ओवंस होते हैं वो, ठीक है, क्या होते हैं, ओवंस, और उनके अंदर यूज़ क्या हो रहा होता है, माइक्रोवेव्स यूज़ हो रही होती हैं, तो हम सीधा उसका नाम रखते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास रेडियो वेव, जो कि लास्ट है। इसकी जो रेंज होती है बेटा वो 10-1 मीटर टू 10⁴ मीटर होती है। प्रोडक्शन वीक रेडिएशन फ्रॉम एसी सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट जो होते हैं ना, उनसे ना कुछ वीक रेडिएशंस निकलती हैं, वो होती हैं रेडियो वेव। और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन में यूज़ होती हैं। कहाँ पे यूज़ होती हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन में यूज़ होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम्हें पढ़ना क्या है, ईएम वेव पढ़ना है, ठीक है। ईएम वेव का सोर्स क्या है, कैसे बनता है, क्या यूज़ हैं, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और एक्सप्रेशन है वो आप लोगों के पास, वो पढ़ लें, और एक डिस्प्लेसमेंट कर, ये सब पढ़ लेने। तो यही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो कि हमने आज पढ़ लिया है। एंड आई होप कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा तुम्हें। थ्योरी बेस्ड है, 3 नंबर का आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से रट लेना है इसको, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें ये मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलो यार, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर के अलावा बाकी सारे चैप्टर के वन शॉट भी मैंने तुम्हें दिए हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये वन शॉट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी भी तरीके की वीडियो चाहते हो फिजिक्स से रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो वो भी तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
चलिए तो फिर इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।